नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि अब दोबारा से IMF की जानिब वापसी होगी। अब लौट चलें। बात यह है कि IMF के पास आखिर क्यों जाते हैं, हमारे लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि IMF से जो उधार हमको मिलता है ये बैनुल-अक़वामी ज़र्री निज़ाम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अब ये बैनुल-अक़वामी ज़र्री निज़ाम क्या है? व्हाट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। आज बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाए, फिर हज़म भी हो जाए। बात यह है कि IMF है बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा। क्या है? बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है। IMF के पास तब जाया जाता है जब मुल्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मसला हो। यह कैसे पैदा होता है? जब आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम हो, इंपोर्ट्स ज्यादा हो। लगी समझ? ये अंकल दोपहर के टाइम चाय पापे खा रहे हैं, आप गौर से सुने अंकल, ये अखबारों को पढ़ के आपको नहीं पता लगेंगी ये बातें, मेरी बातें गौर से सुने आप। आंटी आपको समझ आए नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इस वजह से हमारा सारा डिस्टर्ब हो गया है, लॉपसाइडेड हो गया है, क्योंकि आप पूरा दिन हमें दर्द डिस्को लगा रहता है और हम कहते हैं पाकिस्तान वसाइल से माला माल, पाकिस्तान वसाइल से माला माल। नाउजुबिल्लाह, दुनिया की हर नेमत मौजूद। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास ऐसा हो, नहीं है। नाउजुबिल्लाह, ऐसा मुमकिन ही नहीं है किसी के पास सारी नेमतें हों। पाकिस्तान के पास वसाइल है ही नहीं, सरप्लस है ही नहीं। एक्सपोर्ट क्या करेंगे? क्या एक्सपोर्ट करेंगे? सिवाय इंसानों के और कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। और आबादी बढ़ाने के आप एक्सपर्ट हो, इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर वालों ने वीजे देना छोड़ दिए। मैन पावर एक्सपोर्ट, फॉरेन रेमिटेंस, ये भी एक एक्सपोर्ट है। फॉरेन रेमिटेंस भी एक एक्सपोर्ट है, एक तरह की पोशीदा है। बहुत सारे लोग जो फॉरेन रेमिटेंस है इसको भी एक्सपोर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने बंदे पकड़े, उनको बोला आपके मुल्क में कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान वसाइल से माला माल, डिस्को डांस, 5 दरिया, डिस्को डांस, ऊंचे पहाड़, समुंदर, दरिया, सब कुछ, लेकिन नौकरी नहीं है, दफा हो जाए यहां से। अब उनको पाकिस्तानियों को जो सरमाया है इस मुल्क का, कौन? डॉक्टर, इंजीनियर, बेस्ट ब्रेन्स ऑफ पाकिस्तान, ब्रेन ड्रेन, ठुड्डा मार के उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया। बोला यहां पे मुलाजमत नहीं, तुम बाहर जाओ, वहां जाके रोजी कमाओ, वहां से डॉलर भेजना है, डॉलर। अब मेन एम ये है कि वो भी लॉपसाइडेड है। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि फिर भी एक गैप आ रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। अब उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को पूरा तो करना है, ऐसे तो कर नहीं सकते ना। देखो, एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, ठीक है, दोनों को बराबर करोगे तो हिसाब ठीक होगा। अब क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट कुछ नहीं करोगे और सब चीजें इंपोर्ट करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो अब आपने लोगों के नोटू देने हैं, और यहां लोग कौन है? दुनिया के सारे मुमालिक। उनको आपने नोटू वापस लौटाने। अब जब आप उनको नोटू वापस नहीं लौटाओगे और उनका माल हड़प जाओगे तो क्या होगा? बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, लॉपसाइडेड हो जाएगा। और इसके नतीजे में अब क्या होगा कि उन्हें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो कहेंगे भैया ये उधार पकड़ डॉलरों का और अपना निजाम बनाए रखो बराबर करके। ये ब्रिज बनाने के लिए नहीं है IMF के दिए पैसे, ये सड़कें बनाने के लिए नहीं है, ये PIA के लिए नहीं है, ये उस बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन करने के लिए जरूरी है जो बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम को चलाने के लिए जरूरी है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। शकील रामे साहब, शायद मेरे बताने का अंदाज थोड़ा सा भौंडा हो, लेकिन यह है कि मैंने आम जुबान में कोशिश की कि अवाम को समझ आ जाए, सहल। तो शकील रामे साहब, अब बात आपकी जानिब लेकर आता हूँ। बात यह है कि हम हर दफ़ा कस्में वादे लेते भी हैं, करते भी हैं कि साहब हम IMF के पास वापस नहीं जाएंगे। हमारे दौर के अरस्तु, सुकरात, अफलातून सब ये वादे करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला भी मौजूद है। फिर अब लौट चलें, दोबारा उन्हीं की जानिब जाते हैं और जब वो वापस हमें अपने पास बुलाते हैं तो आप देखें कि हम हर एक से शाबाश भी लेते हैं और तारीफ़ें भी करवाते हैं। क्या वजह है कि IMF प्रोग्राम का कंटिन्यू हो जाना यह हमारी मईशत के लिए अच्छा तस्वुर किया जाता है? ज़रा तफसीलन हमारे नाजरीन के लिए बताइए।
थैंक यू राज साहब। आप हमेशा ऐसे बात करते हैं कि एक दफा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन कि जब मैं भी सुन रहा था तो रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे कि असल में जो चीजें आपने कुछ डिस्क्राइब की हैं कुछ में तो वाकई तन हकीकत है। मतलब जब आप कहते हैं कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है, मॉनेटरी या फाइनेंशियल सिस्टम है, वो हमें इसलिए इमदाद देता है ताकि सिस्टम चलता रहे, इसलिए नहीं कि हम चलते रहें। जी तो उनके अपने सिस्टम की भी मजबूरियां हैं। मगर बात हम करते हैं पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में कि हम हमेशा आईएमएफ की तरफ क्यों जाते हैं या हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ क्यों जाते हैं। क्योंकि अभी शायद आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में यानी कि 4-5 साल में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से भी $10 बिलियन ले रहा होगा और एडीबी से भी ले रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आईएमएफ नहीं है बल्कि और भी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी हम बोरोइंग की बात कर रहे हैं। अब वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है कि हमने पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बिल्ड नहीं किया। जो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर थे, मसलन एग्रीकल्चर की हम बात कर लें, हमने सिस्टमेटिकली उसके आप हालात देख लें। हमारी ना तो क्वालिटी इनपुट्स मिल रही हैं, ना ही हमारी कोई जो मार्केटिंग है यानी कि सप्लाई चेन है। अब दुनिया में जो सप्लाई चेन है वो 80% जो होती है वो मैकेनाइज्ड होती है। मैकेनाइज इसलिए होती है कि जो एग्रीकल्चर की कमोडिटीज होती हैं, मसलन एग्रीकल्चर क्रॉप्स की या कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिर लाइफ स्टॉक की, ये बड़ी पेरिशेबल होती हैं। यानी कि इनकी जो कि लाइफ होती है बड़ी कम होती है। अगर आप इनको नहीं संभाल के ट्रांसपोर्ट करेंगे या इनको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे या रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन में नहीं लेके जाएंगे, इसका मतलब ये है कि खराब हो जाएंगी। जब खराब होती है तो इनकी कीमत गिर जाती है और फार्मर उसका कोई फायदा नहीं रहता। हमने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमारे मुल्क में अभी तक 80% जो है मैनुअली हम डील करते हैं और जो कि 20% मैकेनाइज भी है वो इस क्वालिटी की नहीं भी हम कह सकेंगे हम दुनिया को कम्पीट करते हैं या दुनिया के स्टैंडर्ड्स के साथ उसमें चल रहे हैं। फिर जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो कि इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री में स्पेशली स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, हमने उनकी यानी कि बढ़ोतरी के लिए कोई जामिया पॉलिसी नहीं ली। नहीं दी। जामिया पॉलिसी का क्या मतलब होता है? देखिए, जो इंडस्ट्री होती है उसको स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए होती है। अब अगर एक बंदा जो है कि नेट बोर्ड्स बना रहा है तो उसको उसी की स्किल चाहिए। अगर वो गाड़ियों का मैकेनिक है या इस तरह गाड़ियां बनानी है या हमने ग्लास प्रोडक्शन करनी है या और काम करने हैं, तो आपको उसके लिए स्किल लेबर चाहिए। देखिए, हमने जो कि टेक्सटाइल एक को रखा हुआ था उसमें यानी कि अनस्किल्ड लेबर को भी घुसा देते थे और कुछ को हम स्किल्ड कहते थे। अब हुआ ये कि इस वक्त के साथ साथ हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम होती गई, या हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो बड़ी नहीं, उस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। हमारी जो कि मोस्टली जो कि पास्ट में देखा है कि हमारी जो कि ग्रोथ है जीडीपी की, वो हमेशा कंजम्पशन लेड रही है, ना कि प्रोडक्शन लेड या एक्सपोर्ट लेड जिसको हम कहते हैं, वो नहीं रही। जी हमारी हमेशा कंजम्पशन लेड ग्रोथ रही है। चलें, जिसको हमें कंज्यूम करने इसी को हम नुक्ते से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शकील साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शकील रामे साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है। मारूफ मईशतदान है मुल्क के, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ख़ास तौर पे इन्होंने ज़राअत के शोबे के ऊपर जो रोशनी डाली वो बहुत ज़्यादा अहमियत तलब है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि बैनुल अक़वामी तरक्याती इदारों की जानिब भी राग़िब होगा पाकिस्तान, वहाँ से भी कुछ कर्ज़े हासिल करेगा। तब मैंडेट दोनों का फ़र्क है, ज़ाहिर बात है, मालियाती इदारों का और तरक्याती इदारों का। ADB और वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया। मैं दोबारा से आपकी तरफ आऊँगा। शकील रामे साहब, आपने चूँकि आप चंद उन मईशतदानों में से हैं जो कि भरपूर अंदाज के अंदर ज़राअत और ज़रई पैदावार के ऊपर ज़ोर देते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत सारे सियासतदान भी ज़रई पैदावार करने वाले देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस मुतालिक इन्होंने कोई काम नहीं किया। जहाँ तक सीड के बारे में बात है तो नई सीड के बारे में भी कोई काम नहीं होता। दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ अतवार के अंदर अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक तौर पर भी सीड्स पर बहुत वर्किंग हो रही है, वो कोई काम यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और अगर आप देखें तो फर्टिलाइज़र के मुतल्लिक भी ज़्यादा मैंने कुछ होते नहीं देखा। लैंड यील्ड के ऊपर भी काम नहीं हो रहा, फार्मर एजुकेशन पर भी काम नहीं हो रहा। सर, हम कैसे काम करेंगे? हम बुनियादी मसले मसाइल नहीं हल करते तो क्या कहते हैं? देखिए, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। जो आप पहले बात कर रहे थे, मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा। करें करें, बिल्कुल। पाकिस्तान के पास वसाइल बहुत ज्यादा है। बात यह है कि हमारी जो कि पॉलिसीज हैं कि वो इस तरह की हैं कि वो उन वसाइल को इस्तेमाल में लाने की इजाजत नहीं दे रही। जी जी। हमारे पास साइंटिस्ट हैं, मगर उनकी रिसर्च के लिए हम उनको कितना बजट एलोकेट करते हैं? जितना इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन को बजट एलोकेट होता है कि जो कि 80 to 90% जो बजट होता है वो तो सैलरीज और मेंटेनेंस में निकल जाता है।
बाकी का क्या बचता है जिससे वो हार्डकोर रिसर्च कर सके। हार्डकोर रिसर्च के लिए आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आपको मुख्तलिफ चीजें खरीदनी होती हैं, मुख्तलिफ चीजें काम करने होते हैं। एक चीज, और दूसरी चीज ये है, हमारे जो कि हम ये अभी बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कि ये हर मसले का हल है, ये कुछ मसाइल का हल है, ये आपकी डेवलपमेंट के लिए भी इंतहाई जरूरी है, मगर आपने कहाँ से लेनी होती है, बेस कहाँ बनानी है। आपके पास जो इस वक्त बेस है वो है आपकी एग्रीकल्चर, इस पे बिल्ड करते हुए आपने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। अब इसको हमें कंपटीशन में नहीं डालना, ये हैंड इन हैंड चलेंगी तो फिर ये दोनों चीजें डेवलप होंगी। अगर हम जंप स्टार्ट करने की कोशिश करना कि यानी कि हमें यहाँ से एग्रीकल्चर को पैसे छोड़कर सोचना शुरू कर दें कि हमने ये इंडस्ट्री डेवलप करनी, कैसे करेंगे। अब इंडस्ट्री है बेसिकली जो कि वो भी बहुत सारी जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से आता है। फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, आप टेक्सटाइल की बात करते हैं, आप लेदर की बात करें, आप स्पोर्ट्स गुड्स की बात करें, कितनी चीजें हैं कि जो कि सारे का सारा रॉ जो एग्रीकल्चर से आता है। एक चीज, दूसरा चीज, आपके पास पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे ना। अक्लमंद वही होता है जो पहले जहां से जरा कमा सकता हो फिर उसको आगे डेवलप करते हैं। ये होता है स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना। अब जो तीसरी बात है जो कि आप बात कर रहे थे IMF वगैरह की, देखिए जब हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तो वो भी हमने इंपोर्ट करके की। ये नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, इन इटसेल्फ जो कंजम्पशन होती पूरी नहीं होती अगर आप अपने डोमेस्टिक से पैदा करते हैं, मगर आपने सारा क्या किया, इंपोर्ट किया। और दूसरी बात ये है कि जो हम इनसे कर्जे लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये सारे मोस्ट कंजम्पशन होते हैं जो हमारा फिस्कल डेफिसिट दूर करने के लिए या इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए। ये प्रोडक्शन बेस नहीं है। मतलब ये CPEC की बात करते हैं, CPEC में जो आ रही है इन्वेस्टमेंट आ रही है वो प्रोडक्शन बेस है, कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है कि जिससे आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो कल आप उससे कमाने के काबिल होंगे, और जब आप कमाने के काबिल होते हैं इसका मतलब ये होता है आप उसको रीपे करने के काबिल भी होते हैं। यही जो मसले हमारे IMF के साथ है वो इस तरह के नहीं थे, जिसकी वजह से हम डेट ट्रैप से बड़ी देर से आगे गुजर चुके हैं। जो IMF और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हमारे पॉलिसी ट्रैप पे आ गए हैं। अब देखिए वो हमारा जो पॉलिसी ट्रैप ये होता है, वो बार बार के डिक्टेट करते हैं कि आप इस पॉलिसी को ऐसे बनाएंगे तो हम आपके साथ काम करेंगे। आपने देखा अभी IMF ने वो किस्तें रोकना शुरू कर दी, जब हमने उनकी बात नहीं मान रहे थे, हम कह रहे थे हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पहले इन्फ्लेशन ज्यादा है। उन्होंने आपकी सिंपली क्या किया, आपकी किस्तें रोकना शुरू कर दी। जब आपकी किस्तें रोकना शुरू हुई तो आप मजबूर हो गए कि आप उसको क्या कहते हैं, प्राइसेस को बढ़ाएं। ये है पॉलिसी ट्रैप। अब वो सिर्फ ये डेट ट्रैप नहीं है, वो पॉलिसी ट्रैप तक आ गए हैं कि आपने कौन सी पॉलिसी बनानी है। इवन वो हमारे बायलैटरल जो मामला था उसमें भी टांग अड़ाना शुरू हो गए हैं। देखिए इन्होंने बात करना शुरू कर दी, CPEC ऐसे है, CPEC ऐसे है। भी आप कौन है हमारे बायलैटरल तल्लुकात में बात करने वाले। तो इस बेसिस में कहता हूं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो डेट ट्रैप से अब पॉलिसी ट्रैप में पाकिस्तान को पकड़ लिया। अच्छा, आपके साथ एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन मुख्तसर सी करता हूं, आपके साथ एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करता हूं। देखें असल में बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक जनरल नैरेटिव ये क्रिएट किया गया कि CPEC इज एवरीथिंग एंड पाकिस्तान इकोनॉमी विल बी विल प्रॉस्पर थ्रू CPEC। अब एक इशू और चैलेंज ये है कि आप CPEC के मुतालिक कोई आर्गूमेंट करें, डिबेट करें तो वो मुल्क दुश्मनी के जो है वो आप समझें कि जुमरे में आ जाती है। जबकि मैं आपको सच बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट तो मुल्क का इंटरेस्ट देखेगी ना, CPEC को मतलब डेफिनेटली इन देयर प्रायोरिटीज़ है लेकिन टॉप प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो ही नवंबर 2016 आया तो चैप्टर नया चेंज हुआ। पहला ट्रिप जो था वो मतलब चीफ साहब का वो UK का था, और उन्होंने यही मैसेज दिया वर्ल्ड को कि हम सिर्फ चाइना सेंट्रिक पॉलिसी नहीं ले रहे बल्कि कि हम पूरी दुनिया को एंगेज करना चाह रहे हैं। तो मेन एम ये है कि CPEC रिजल्ट्स कब यील्ड करेगी। पिछली दफ़ा भी मेरी आपकी बहस हुई, बड़ा मज़ेदार, आपने इस मौजू के ऊपर मेरे ख्याल किताब भी लिखी है। लेकिन व्हेन डू वी स्टार्ट सीइंग एक्चुअल कॉन्क्रीट रिजल्ट्स व्हिच कैन बी टेबुलेटेड इन नंबर्स एंड फिगर्स, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। देखिए ये ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। देखिए जो फर्स्ट फेज CPEC थी उसमें कोई 83,000 जॉब्स हुई, 83,000। अब 83,000 का मतलब है कि 83,000 फैमिलीज, और हमारा जो फैमिली साइज है वो अराउंड अबाउट 5 to 6 पर्सन का आता है, यानी कि कोई 5-6 लाख लोगों ने इससे बेनिफिट किया। ये बड़ा नंबर है। अब देखें वो लोग थे मोस्टली कि जिनको पॉवर्टी के मसाइल थे, अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल थे, ये वही लोग थे जिनको फूड इनसिक्योरिटी का मसला था। एक तो ये नंबर है कि 83,000 जॉब्स क्रिएट हुई जो पाकिस्तानियों के लिए, ये डायरेक्ट जॉब्स। अगर अब हम इनडायरेक्ट की बात करें, जो स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि 100+ जो कि SME स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने इससे बेनिफिट किया। अगर हम उन्हीं जॉब को ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे 10 के हिसाब से भी, तो वो भी थाउजेंड्स में चली जाएंगी। इसका मतलब है कि हमें इसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। तीसरी बात,
अब देखिए जब सी पैक स्टार्ट हुआ जब 2015 में, उससे पहले पाकिस्तान में लोड शेडिंग की वजह से 4 से 5 बिलियन डॉलर का हमें सालाना नुकसान हो रहा था। प्लस हमारी जो इंडस्ट्री थी वो वो यहाँ से वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही थी टेक्सटाइल की। अब हमने उसको कंट्रोल किया है, मैनेज किया है, और हमारी इंडस्ट्री ने यहाँ देखिए पहली दफा मुझे हो रहा है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फैसलाबाद में वो सारी की सारी चल रही है। ये बहुत सालों बाद पहली दफा हो रहा है। ये भी सी पैक का बेनिफिट है जिसमें लोड को हमने मैनेजमेंट किया। प्लस इसमें अब ज्वाइंट वेंचर्स आ रहे हैं चाइना से, जो कि ज्वाइंट वेंचर्स आ रहे हैं वो हमें इंटरनेशनल सप्लाई चेन में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा मजबूत है। चौथी बात यह है कि हमारा जो कि 2012 में हमारी जो कि पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश हुई थी, उसमें कहा गया था हमें 1.5 बिलियन डॉलर या 1.2 बिलियन डॉलर चाहिए हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करने के लिए, जो कि नेटो सप्लाई की वजह से खराब हो चुका था। हमारा कोई दोस्त हमें पैसा नहीं दे रहा था। अभी आप भूल जाए कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो एग्जिस्टिंग था उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए फिर चाइना ने वहां भी इन्वेस्ट किया, बल्कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो कि अब हमें डोमेस्टिक ट्रेड में हमें बेनिफिट करेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अगर हमने अभी जो कि अब सेकंड फेज में जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पहले भी अगर हम मैनेज कर लें थोड़ा सा अपनी रिफॉर्म्स को, तो हमारी 9.8% एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। यानी इतने बड़े बेनिफिट्स हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। मगर जो कि इससे भी वाइडर किस्म जो बेनिफिट मिलेंगे वो हमें सेकंड फेज से मिलेंगे, क्योंकि सेकंड फेज जो है कि इट्स ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो इसका मतलब आपकी जॉब्स पैदा होंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी हर्डल है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, 3-4 साल पहले जब ये शुरू हुए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, इनके लिए एलोकेशन होगी थी पैसे की कि जब वाटर सप्लाई को पहुंचाएं, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाएं, गैस को पहुंचाएं, टेलीफोन, इंटरनेट, सारी चीजों को, पर वो कई सालों में वो स्पेंडिंग ही नहीं कर सके। अब सी पैक अथॉरिटी बनी है, उन्होंने लास्ट ईयर से प्रोसेस को किया है, अब उसकी स्पेंडिंग शुरू हुई है। तो आपने देखा है 2-3 आपको नजर आ रहा है, आप बड़ी प्राउडी बेसिस पे कंप्लीशन तरफ जा रहे हैं 2-3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है इसको थोड़ा सा मोर एक्टिवेट करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो कि इसको बात करते हैं कि मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि अभी मुझे जाना भी है, एग्रीकल्चर। अब देखिए चाइना पाकिस्तान के साथ एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है कॉपरेशन। चंद दिन पहले की बात है जिसका मैं भी हिस्सा था कि चाइना का जो चाइना मशीनरी एंड इंजीनियरिंग कॉपरेशन से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको चाइनीज बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और कॉर्पोरेट फार्मिंग और छोटे फार्मर्स इनके साथ इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से हम अभी मेल नहीं कर सकते, ये है प्लेटफॉर्म, यहाँ से हम बात करेंगे। अब चाइना मशीनरी नेट जो है कि वो बहुत सारे फील्ड विजिट कर रही है कि लोगों के साथ, छोटे फार्मर के साथ, स्मॉल फार्मर्स के साथ, कि वो किस तरह वो उनके साथ मुख्तलिफ फसलों और गोश्त के लिए काम कर सकते हैं। अब ये एक्टिविटीज हो रही हैं जमीन पे। और जो तीसरी लास्ट बात है जो इस फ्रंट में करना चाहूंगा, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे सीडी पे रिसर्च या इस तरह की चीजों पे रिसर्च नहीं हो रही। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है कि चाइना हमारी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, मुख्तलिफ 8-9 लेबॉर्ट्रियां पाकिस्तान में बनाएगा रिसर्च के लिए, कि मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च के लिए, कि एग्रीकल्चर के जिसमें सीड भी होगा, लाइफ स्टाइल स्पीशीज भी होंगी, डिजीज का कंट्रोल भी होगा। 9 लेबॉर्ट्रियां पाकिस्तान में बनाएगा। इसके अलावा चाइना जो हमारे मोस्ट ये कहते हैं मार्जिनलाइज्ड एरिया लाइक बलूचिस्तान, वहां पर ऑलरेडी चाइना ने फूड पर जो डेट्स खजूरों प्रोसेसिंग करने का यूनिट लगाना है, वो ग्रांट्स हैं सारी, और इसके साथ अनियन प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब इंशाल्लाह इसका जो बेनिफिट है अभी जो कि सेकंड फेज के, वो भी जल्द लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि स्पेशली इन कंटेक्स्ट के पाकिस्तान की अब एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगी। अभी जॉब्स फिर बढ़ रही हैं क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है एससीजीज में, या ML1 का भी काम शुरू होना है एससीजीज में, या जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें फिर जो कि जॉब्स हैं वो मजीद बढ़ रही हैं। ये बड़ी अहम बात की है आपने शकील रामे साहब, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज प्रोग्राम के अंदर आपने बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया, क्योंकि आर्गूमेंट को काउंटर करने का यही तरीका है जिस अंदाज में आपने काउंटर करके दिखाया। कॉन्क्रीट स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स और फैक्ट्स के जरिए आपने हमें बताया कि सीपैक पे प्रोग्रेस हो रही है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग प्रोग्राम में आते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते। आपने बड़े अंदाज के अंदर बताया, आपको बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। लेट्स गो।
चलें, बात यह है कि अब IMF की जानिब दोबारा से रुजू करना पड़ गया। अगर आप मुझसे पूछें तो मुख्तसरन आपको बताऊंगा। बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी ऐसी काबिलियत रखता है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके, लेकिन इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉलेज बेस पे जाना पड़ेगा। और ये अकल बढ़िया भैंस का जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो भैंस के बजाय अकल का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ये बन गया है कि सिर्फ आपको ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए, वहाँ पर आपने अपना एक मकान बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, एक नौकरी करनी है और खच्चर की तरह काम करना है। अगर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू और माइंडसेट रहेगा तो फिर आप IMF के चुंगल से नहीं निकल सकते। हवाई फायरिंग करने के अगर शौकीन हैं, इतने करोड़ ये कर देंगे, इतने करोड़ वो कर देंगे, वो नौकरियां बना देंगे, ये जॉब्स दे देंगे, वो घर बना देंगे, ये खाली मुंह की फायरिंग है, इसको छोड़ दें। आपको कॉन्क्रीट बेसिस के ऊपर बैठना पड़ेगा, एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, पढ़े लिखे बच्चे रखने पड़ेंगे उसके अंदर, जो कि आपको सही से बता सके काम कैसे होना है। याद रखें, ये पढ़े लिखे बच्चे वो होने चाहिए जो बर्गर पप्पू बिल्कुल ना हो, क्योंकि बर्गर पप्पू ने सारी ज़िंदगी कुछ किया होता नहीं है। इन्होंने सिर्फ सूट बूट पहन के आपके सामने बैठकर अंग्रेजी में गुफ्तगू करके आपको ये बता देना कि किताब में ये लिखा हुआ है कि IMF के चुंगल से छूटने का ये तरीका है। तरीकाकार सिर्फ एक है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को नॉलेज बेस्ड बनाओ और आप देखना इंशाअल्लाह अगर इस पर अमल करते हैं, इमरान खान साहब मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखते होंगे, तो आप देखेंगे मुल्क तरक्की भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा और IMF, वर्ल्ड बैंक, सारी दुनिया के जो इदारे वो हमसे रुजू किया करेंगे, पैसा हमको दो। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफिज़।